नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और चैप्टर का नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका आज मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वह पूरी तरह आधारित है पीएच चार्ट पर। तो आज हम लोग पीएच चार्ट से जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, इस सब कुछ समझने वाले हैं। और आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट ऑयल। तो जो रेफ्रिजरेंट का नाम दिया उसको हमें याद रखना। तो रेफ्रिजरेंट कौन सा दिया है, ऑयल, या फिर इसको हम R12 भी बोलते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट अ कंडेंसर टेम्परेचर, मतलब कंडेंसर टेम्परेचर दिया 40 डिग्री सेल्सियस एंड एन एवोपोरेटर टेम्परेचर दिया है कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। डेवलप 15 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब जो कैपेसिटी दी है वो कितनी दी है, 15 टन। यूजिंग द पीएच चार्ट स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में फॉर R12 के लिए। डिटरमाइन जो हमें करना है, फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, द COP ऑफ साइकिल और हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर। तो जो भी गिवन डाटा है और जो हमें फाइंड आउट करना है वह सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। और इसमें जो डायग्राम बनता है वह कैसा बनता है वह भी नोट करेंगे। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे पीएच चार्ट से, किसके, R12 के। तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर दिया है जिससे समय थोड़ा सा बच जाए। जैसे कि कंडेंसर जो टेम्परेचर हुआ कितना दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे एवापोरेटर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस दिया, उसको भी नोट कर दिया है। और जो कैपेसिटी दी है 15 टन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टन्स में वैल्यू दे रहती है कैपेसिटी की, उसको हम किसमें, किलोजूल पर मिनट में चेंज करते हैं। तो उसके लिए 210 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिया। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, जो कंडीशन, जिस कंडीशन का क्वेश्चन है उस कंडीशन पर हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे हमें पता चल सके कि किस तरह हम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो कंडीशन है वो है ड्राई सैचुरेटेड वेपर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। जो इस कंडीशन का जो डायग्राम बनता हुआ है आप ध्यान से समझें। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में भी बनाकर आना है। तो क्या ऐसा, इस तरह सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्टिकल लाइन खींच लेना है और एक कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है दोनों के जॉइंट से, इस तरह। और ये जो हमारा रहता है इस पर हम क्या शो कराते हैं, प्रेशर को। ये जो रहता है उस पर हम एंथैल्पी को शो कराते हैं। एंथैल्पी हम एस से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद हम जो डायग्राम बनाते हैं उसको ध्यान से समझना है। इस तरह की आपने जो हमारा पीएच चार्ट रहता है उसमें इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफ दिया रहता है। जैसा दिया रहता है वैसे हम लोग यहाँ पर शेप बनाते हैं। तो जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट में बना रहा हूँ, इसको ध्यान समझें। इस तरह की लाइन खींच देना। ये जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर शो कराता है, कंडेंसर का। कौन सी कंडीशन होती है, कंडेंसर। इसको हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहां से हमें सीधे नीचे, इस पॉइंट से सीधे नीचे आना वर्टिकल। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां से इस तरह चलना है, कहां तक, जो यहां पर मिल ना जाए। फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहां से सीधी तिरछी लाइन चलते हैं वैसी, और कहां से, यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा एक पॉइंट मिल जाता है। इसको हम 1 कंडीशन मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग नंबरिंग दी गई हो। इसको एक कंडेंसर होता है, तो ये जो रहता है हमारा क्या रहता है, एवोपोरेटर रहता है। ये भी हमें याद रखना है। जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं वैसा हमें याद रखना है। ये होती कौन सी हमारी कंडीशन, कंप्रेशन वाली। और ये होती हमारी कौन सी, एक्सपेंशन वाली। ये हमें सिर्फ डायग्राम में याद रखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंथैल्पी, यहाँ पर लिखा प्रेशर। तो अगर हम इधर डॉट डॉट लाइन करके बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर देखो एक ही लाइन पर मिल रहा है, दोनों P3 और P2 एक ही लाइन पर मिल रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P2 = P3। इस तरह ये भी दोनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 = P2। ऐसे हम लोग 3 और 4 अगर नीचे को आएंगे तो जो एंथैल्पी का हम देख रहे हैं, तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, H3 = H4 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों नीचे आ रहे हैं एंथैल्पी के ग्राफ पर। और यहाँ पर देखेंगे जो ये वाला पॉइंट,
यहाँ पर लाइन पे हम वैल्यू कौन सी निकालेंगे, H1 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, हमें H2 मिलेगी। इस तरह सिर्फ हमें बना के कॉपी पर आना है। अब जो यहाँ पर दिख रही एंथैल्पी की H3 H4 या फिर जो H2 है H1 है, इनका उपयोग कहाँ पर होगा, तो ये मैं इनके फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे हमें पता चल सके कि इनका उपयोग कहाँ होने वाला है। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर वह होता है मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ये किस में रखते हैं हम, किलो जूल पर मिनट में रखते हैं। और बटे में जो होता है वह होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इन दोनों की हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी दी रहती है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वह भी हमें याद होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वह होता है H1 माइनस H4। तो जब हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लेंगे, और इसमें हम पुट कर देंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जगह, और जो कैपेसिटी दी गई है उसको रख देंगे, तो हम आसानी से मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या लिखा है यहाँ पर, सीओपी। तो सीओपी का जो फॉर्मूला होता है मैं यहीं पर एरो बना के समझा देता हूँ। तो सीओपी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम सीओपी निकाल लेंगे। अब एक और फॉर्मूला बनता है हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर। कंडेंसर कंडीशन दी, कंडेंसर में जो हीट रिएक्टेड का फॉर्मूला होता है वह होता है M H2 माइनस H3 वो आप इससे भी दे सकते हैं H2, ये दिख रहा होगा H2 माइनस H3। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए हमें क्या चाहिए, H1 H2 H3 और H4 चाहिए। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पीएच चार्ट पर। लेकिन याद रखें पीएच चार्ट हमें कौन सा निकालना है, R12 वाला। जो रेफरेंट यहाँ पर दिया है ये अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग दिया रहता है, तो हम याद रखें हमें R12 वाला ही देखना है। R12 वाले पीएच चार्ट पे चलते हैं सीधा। इस तरह का आपको यहाँ पर एक चार्ट बना दिख रहा होगा। ये मैंने लिया है जो नॉर्मल मार्केट में बुक आती है उससे पिक ली है। तो याद रखें ये नॉर्मल मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी, जो भी पूरी रेफ्रिजरेशन के नाम से एक टेबल आती है, तो उसके आरएसी के नाम से आप दुकान पे बोलेंगे। ये कंफर्म करने के लिए कौन सा चार्ट तो लिखा है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम और रेफ्रिजरेंट 12 लिखा हुआ है, या फिर R12 लिखा हो सकता है। तो ये कंफर्म करने के बाद हम चलते सीधा ऊपर को। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें याद रखना है, जैसे कि नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे जो वैल्यू दी है 160 180 200, इस तरह पूरी कंप्लीट स्केल बनी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस पे हम एंथैल्पी की वैल्यू पढ़ते हैं या फिर एंथैल्पी की वैल्यू शो कराता है। और जो वर्टिकल लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये प्रेशर की वैल्यू दी गई है। कौन सी, प्रेशर की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये बार लिखा है ये इसकी यूनिट है। तो बार में हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू पढ़ सकते हैं इस पर। और जो एंथैल्पी की नीचे वैल्यू दी हुआ है सेम ऊपर भी दी गई है, ये भी याद रखें, ठीक है। अब जो अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दी है, सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हम टेम्परेचर दिया है यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को सबसे पहले हमें इस लाइन से मतलब रखना है, ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो आपने देखा था दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक तो एवोपरेटर का -5 डिग्री सेल्सियस और एक कंडेंसर का कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले माइनस वाला टेम्परेचर हम इस पे शो कराएंगे। तो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है लिखा सैचुरेटेड लिक्विड, इस पर हम देखेंगे कि -5 कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से देखो -30 -20 -10, इस तरह 0 10 20 30 40 स्केल में दिया गया। तो इस लाइन पे याद रखें, सिर्फ इसी लाइन पे हम क्या करेंगे, 10 है तो इसके बाद लगभग हमें क्या मिलने वाला है, 0 और -10 के बीच में -5 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से जहां भी आप देखो 1 2 ये दोनों लाइन दिए, अब सेंटर पे लगभग हम आसपास क्या करेंगे, इस पे इंडिकेट कर देंगे लगभग। जैसे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये आपको रेड कलर में दिख रहा हो सकता है, ये पॉइंट लगा दिया। अलग अलग चार्ट में इस तरह का ग्राफ
थोड़ा अलग अलग दिया रहता है, कई कई में सेंटर में भी दिया है, याद रखें ये वाला चार्ट। तो याद रखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ -5 उस चार्ट पे ढूंढना है, तो ये ढूंढ लिया। इसके बाद हमें स्केल की मदद लेना, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, स्केल की मदद लेंगे। स्केल से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ खींचते हुए चलना है। याद रखें कैसी, हॉरिजॉन्टल एकदम से आना चाहिए, जैसी पॉइंट पे यहाँ रखा है। और जब कब तक खींचते रहना है सीधी लाइन, जब तक कि इधर वाला टेम्परेचर का जो डायग्राम बना हुआ है उससे ना टकरा जाए। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमारी ये टकरा गया। हमने क्या किया, -5 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट मार्क किया, उससे सीधी स्केल की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद ये इस लाइन पे जो सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है, इस पे कहीं ना कहीं टकराएगा, उस पे हमने ऐसा पॉइंट मार्क कर दिया। और जहां टकराया उसको हमने क्या देना है, 1 नंबर दे देना। क्या दे देना, 1 नंबर दे देना। इसको साइड में मैं इधर लिख देता हूं 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर दे दिया। अब दूसरा टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना 40 डिग्री सेल्सियस। 40 वाला हमें कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है 40 प्लस, और ये 40 वाला पॉइंट कहां है, यहां पर है लगभग, ऐसा यहां पर दिख रहा होगा। इसको भी हमने पॉइंट मार्क कर दिया। और यहां से भी हमें कैसी, हॉरिजॉन्टल सीधी स्केल की सहायता से लाइन बनाना है। याद रखें आपको स्केल से बनाना और सीधी आनी चाहिए। हो सकता टेढ़ी मेढ़ी हो जाए मेरी, लेकिन मुझे वैल्यू पहले से याद है, इसलिए मैं तो करेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको करेक्ट करके वहां पर निकालना है। इसको हमें थोड़े आगे तक ले जाना है। थोड़े आगे तक क्यों ले जाना है मैं बताऊंगा। ऐसी मैं थोड़े, ये जो लाइन है सैचुरेटेड वेपर वाली, इस पर टेम्परेचर इंकित है, उससे थोड़े आगे के लिए ले जाना। आगे क्यों ले जाना है, यहां से आप नीचे, फिर नीचे आएंगे हम। जहां पर हमने 1 पॉइंट दिया है वहां से देखेंगे कौन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये तिरछी जो लाइनें बनी हुई, ये दिख रही है, ये लाइनें बनी हुई ये वाली, ऐसी एक लाइन जिस पॉइंट, जो 1 नंबर पॉइंट मिला हुआ है इस स्केल पे, जो मैंने यहाँ पर अच्छे से और मार्क कर देता हूं मैं, ये वाला यहां से कोई काटते हुए निकल रही होगी। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो दिख रही है ये वाली, ये यहां से निकल रही है। कैसी निकल रही है देखो, हम दिखा दें। ये जो लाइन सीधी निकल रही है देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली अच्छे से दिख रही होगी आपको। इसी लाइन पे हमें सीधे चले जाना, और सीधे चले जाना, और जहां पर देखो ये इधर से आएगी और ये नीचे से जाएगी, दोनों टकराएंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पर टकरा गए दोनों एक दूसरे कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये नीचे बनता है, इसको हम क्या दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। कौन सा नंबर, 2 नंबर दे देंगे। तो ये दिख रहा है आपको कौन सी, जो इस पॉइंट से जो तिरछी वाली लाइनें यहाँ पर गई हैं, वह कोई ना कोई एक लाइन निकलती है। तो ये लाइन यहाँ से कौन सी लाइन निकल रही है, ये वाली निकल रही है, जहां पर मैंने रेड मार्क कर दिया, ये वाली। इसको मैं सीधा ले जाऊंगा, स्केल की सहायता से भी आप मदद ले सकते, सीधे रख ले। और ये जो लाइन आई है ये वाली, ये इधर से ले जाएंगे, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो पॉइंट 2 पर काट रही है, हमने मान लिया ये पॉइंट 2 है, और 2 से फिर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात याद क्या रखना, जो 40 पे हमने बिंदु लिया है, इसको सीधा कैसे लाना, हमें वर्टिकल लाना नीचे की ओर। याद रखें कैसे लाना, वर्टिकल लाना नीचे की ओर, और स्केल की सहायता से लाना। ये यहाँ पर मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं, लेकिन आपको सीधे लाना है जैसा मैं ला रहा हूं। तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ऐसे में लाया लगभग नीचे तक। अब ये यहां पर आपको जो ये ऊपर से नीचे आई हुई, ये नीचे से इधर को गई थी, तो यहां पर एक हमें दोनों एक यहां पर काटे हुए दोनों, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये क्या हो गया हमारा 4 नंबर हो गया। तो आपको ये साइकिल दिख रही हुई जैसी मैंने आपको बना के दिखाई थी अभी ऊपर, वैसे इसको शेप बन गया है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एंथैल्पी की। तो यहाँ पर देख रहा है फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्केल लेंगे हम, स्केल से जहां पर ये पहला पॉइंट मिला वहां से सीधा नीचे की ओर देखेंगे। कैसा, नीचे की ओर देखेंगे वर्टिकली। तो हम जैसे मैं चलते जा रहा हूँ ऐसा, यहाँ से स्केल से आएंगे, तो जो बुक के अकॉर्डिंग मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल मेरी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा, यहाँ 350 लिखा है, लेकिन 350 से पहले तो लगभग हमारी 348 किलो जूल पर केजी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हमें H1 की वैल्यू मिल रही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा H1 की वैल्यू कैसे निकाली। पॉइंट 2 है, 2 से हम सीधे नीचे आएंगे, और इसको हम ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर दिख रहा होगा आपको ऊपर, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू सेम है तो ऊपर भी देख सकते हैं, और नीचे आकर भी हम यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो जो हमारी H2 की वैल्यू आ रही है वह आ रही लगभग, देखो 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, तो लगभग हमारी जो H2 की वैल्यू मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। H2 की वैल्यू हमारी लगभग आ जाएगी 378
1 किलो जूल पर केजी। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब हम 3 पे चलेंगे। 3 कहां दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है H3। हाँ ठीक है, H3 को क्या है, देखो 40 से पहले है, क्या है 40 से पहले ही पॉइंट दिख रहा है आपको, ऐसा अगर ऊपर की ओर ले जाएंगे और नीचे से भी निकाल सकते हैं आप। तो 40 से पहले तो H3 हमारा और H3 और H4 इक्वल ही होंगे, तो H3 इक्वल टू क्या कर देंगे, H4 कर देंगे और बराबर कितना आ जाएगा 3 4 8 सॉरी 248 है ना, 238 सॉरी, इसको सही कर देता। कितना हो जाएगा, 240 से पहले है तो कितना हो जाएगा 238 किलो जूल पर केजी। तो इस तरह उम्मीद आपको दिख रहा होगा H3 H4 और H2 और H1 की हमें वैल्यू मिल गई है। सिर्फ सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें -5 डिग्री सेल्सियस वाला या जो भी टेम्परेचर माइनस में दिया उसको, या कम टेम्परेचर एवापोरेटर का जो टेम्परेचर दिया वहां पर एक पॉइंट लगा दिया हमने सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, इसको सीधा हॉरिजॉन्टल ले गए और सामने वाली जो टेम्परेचर की लाइन है वहां पर जहां पर कट रही है वहां पर पॉइंट मार्क कर दिया 1। पॉइंट मार्क 1 करने के बाद हमें क्या करना है, फिर जो कंडेंसर वाला टेम्परेचर है वो इसी लाइन पे जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है उस पर पॉइंट मार्क कर देना। वहां से भी हॉरिजॉन्टल जाना, लेकिन हॉरिजॉन्टल थोड़ा जो लाइन है टेम्परेचर की उससे आगे तक जाना, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 1 पॉइंट मिला हुआ वहां से जो तिरछी लाइनें गई वह कोई ना कोई लाइन यहाँ से गुजरती तो उससे हम पकड़ के चलेंगे, उस लाइन को पकड़ के सीधा जाएंगे। और इधर से जो 40 वाली लाइन आई हुई है ये दोनों जहां पर कटेंगे वह .2 दे देंगे और 3 हमारा कौन सा होगा, जो हमारा उसके अपोजिट होगा जो हमारा 2 है। और जो 3 मिला हुआ है वहां से सीधे हम वर्टिकल लाइन नीचे को आएंगे। वर्टिकल लाइन नीचे को आएंगे तो जो हमारे ऑलरेडी हमने पहले से लाइन खींच रखी थी एवापोरेटर वाली उसको काटेगी तो वहां पर 4 पॉइंट दे देंगे। और जो पॉइंट मिले उनको हमें सीधा वर्टिकली जो एंथैल्पी की लाइन दी वहां से पढ़ना है कि कौन सी कितनी वैल्यू दी गई है। अब चलते हैं वैल्यू का उपयोग कैसे करते हैं फॉर्मूले में देख लेते हैं। अब जो वैल्यू हमने एंथैल्पी की ली उसको आपको न्यूमेरिकल के अंदर नोट भी करना और लिखना भी है। फ्रॉम पीएच चार्ट 12 से, कहां से निकाली, फ्रॉम पीएच चार्ट 12 से निकाली हुई है। ये मैं इसके लिए जो पीडीएफ वगैरह बनाऊंगा न्यूमेरिकल की उसको मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन एबी क्लासेस से, रेफ्रिजरेशन के या मशीन एलिमेंट के या पावर प्लांट के। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस वीडियो को देख लें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और कंप्लीट प्रोसेस समझ लें, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकें। वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन पे एक बार विजिट कर लें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मास फ्लो रेट हमें निकालना है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरत है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि H1 - H4 है तो ये मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखता हूँ। मैं जल्दी से कैलकुलेट 348 वैल्यू निकली H1 की और 238 H4 की निकली हुई है। इन दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। इसकी यूनिट जरूर लिखें, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, इस तरह जब हमें अगर मास फ्लो रेट m निकालना है तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दी यहाँ पर 15 × 210 दी गई है और बटे में हम कितना लिख देंगे जो हमारा 110 निकाला हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 28.63 किलोग्राम पर मिनट। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है, जो भी हमारी बुक है या क्यूबी है उसमें अलग अलग एंथैल्पी की वैल्यू निकाल के दिखाई गई है, क्योंकि अलग अलग चार्ट यूज किए गए तो कई जगह टेबल से भी निकाली गई है। तो उससे घबराए नहीं, हमारा आंसर लगभग अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद भी आंसर लगभग सेम ही आता, थोड़ा बहुत अंतर आता। तो मास फ्लो रेट हमने निकाल लिया, पहला जो हमें निकालना था। नेक्स्ट सीओपी निकालना। सीओपी निकालना भी बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। सीओपी का फॉर्मूला है H1 - H4। H1 - H4 तो H1 की जो वैल्यू कितनी है 348 - 238। नीचे क्या है H2 - H1। तो H2 - H1 की हमने वैल्यू अभी आपको निकाल के दिखाई थी उसी चार्ट से, तो वो हमें नोट करके रखना है और उसी को हमें यहाँ पर पुट करना 348। अब इसको हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है तो ऊपर का तो 110 हो जाएगा, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, और नीचे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग 23 आएगा। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ रहा 4.8 आ रही सीओपी। तो सीओपी भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिए। अब है हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर। तो हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर का जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद रखें। आपको यहाँ पर हेडिंग भी डालना है, हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर का जो फॉर्मूला होता है
वह होता है एम AH2 माइनस AH3। तो इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एम की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 28.63, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 371 माइनस 238। बस हमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना है इसकी। सबसे पहले क्या करें, इसमें से इसको माइनस करें, फिर जो भी वैल्यू आई उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी, वह आ रही है, पहले सबसे पहले ऐसा लिखा आएगा आपको 3807.77। ये जो वैल्यू आएगी वह आएगी कि किलो जूल पर मिनट में आएगी, किलो जूल पर मिनट में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो मास रख रहे हैं वह किलोग्राम पर मिनट में रख रहे हैं। तो ऐसी आएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3807.77, इसमें हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। 60 का अगर इसमें भाग देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग वो आएगी 63.463 किलोवाट में आएगी। किलोवाट में क्यों आएगी, क्योंकि हम जानते हैं 60 का भाग देंगे तो एक मिनट का क्या बन जाएगा, किलो जूल पर सेकंड बन जाएगा। किलो किलो रहेगा और जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। तो किलोवाट में ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे मैंने समझाने की कोशिश की वैसे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।